बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर ठन चुकी है। हुकूमत ने जैसे तहैया कर लिया है कि उन्होंने हर कीमत पर हर सूरत में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद करना है। ये नाकाम हुकूमत जो पीआईए को तो बेच नहीं सकी, जो रेलवे को तो अपने पांव पर खड़ा नहीं कर सकी, और ये वो हुकूमत है जिसने जजेस की तनख्वाहों में जाती मुफादात के लिए बेपनाह और होशरुबा इजाफा कर दिया था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो उन जजेस की तनख्वाहों में और उनके मरात में, उनके हाउस रेंट में, यानी उनके हाउस अलाउंस में, दीगर अलाउंसेज में इतना इजाफा कर दिया था कि जुडिशरी इस वक्त हमारे मुल्क के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है। और वो जुडिशरी जिसमें इस वक्त कमो बेश 25 लाख से ज्यादा केसेस जेर इल्तवा हैं, जिसमें 65,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा है, 19 लाख से ज्यादा केसेस लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है, उसी जुडिशरी के जजेस को बेपनाह मरात दे दी गई। इसके अलावा वजीर आजम को उस वक्त भी कुछ ख्याल ना आया जब वजीर आजम ने अपनी ही काबीना का पूरा लश्कर भर्ती कर लिया और बेदरे यानी बेपनाह वुजरा भर्ती कर लिए। उस वक्त भी इनको समझ नहीं आई और क्या ये वुजरा खजाने पर बोझ नहीं होंगे। इसके अलावा इसी वजीर आजम ने इसी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों को डबल कर दिया और बेपनाह इजाफा कर दिया, और ये इजाफा अरबों में जाकर सालाना पड़ता है। ये भी खजाने पर बोझ नहीं है। अगर बोझ है तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से हम राब्ता कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद आरिफ हुसैन शाह से। तब तक मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मरियम नवाज ने जो इंतखाबी मुहिम शुरू की थी, हाँ नाज़रीन, ये भी एक पॉइंट था कि वज़ीर आज़म को ये भी नजर नहीं आता कि मरियम नवाज क्या कर रही हैं, किस तरह अरबों रुपए जाती तशहीर पर उन्होंने उड़ा दिए, फूंक डाले, खर्च कर डाले, 70 सफात, और फिर डिजिटल मीडिया पर बेपनाह इश्तिहारात की एक भरमार कर दी गई। इस हवाले से जो है वो राजा बिशारत ने सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की पिटीशन भी दाखिल कर ली है। तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल क्यों की है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। जी नाज़रीन, इमरान खान ने इस वक्त एक जो अपना अमरीकी एक जरीदा है टाइम्स, उसमें एक आर्टिकल लिखा है, उनके नाम से शायद लिखा गया है। उस आर्टिकल में उन्होंने जुडिशरी, हुकूमत और फिर हमारे अस्करी इदारों पर एक संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान की तरफ से किस तरह के इल्जाम आयद किए हैं। ये मैगजीन छपा है टाइम मैगजीन में, ये इनका जो आर्टिकल है ये छपा है टाइम मैगजीन में। इमरान खान ने कहा है कि सिक्योरिटी के अहम खतरात से निपटने की बजाय पाक फौज के वसाइल को पीटीआई जैसी सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी मुहिम की तरफ मोड़ दिया गया। अदलिया इंसाफ के लिए एक मुहाफिज बनने की बजाय इसे कम कर दिया गया है, जिसमें सियासी जुल्म सितम का आला समझता हूं। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें अब पीटीआई के हामियों से भरी पड़ी हैं, जिन पर मजे का खेज इल्जाम आयद किए गए हैं। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ सैयद आसिम मुनीर फौज की आईनी हदूद को तस्लीम करें और उनका एहतराम करें और आईनी हदूद में चले जाएं। उन्होंने मजीद भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इल्तिजाएं की हैं कि मेरी तरफ भी मुतवज्जा हो जाओ। जिस तरह आपने यूक्रेन के सदर की तरफ मुतवज्जा हुए थे ना, इस तरह थोड़ा सा मेरी तरफ भी मुतवज्जा हो जाओ। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में सदर डोनाल्ड जे ट्रंप को जनवरी में उनकी तारीखी हलफ उठाने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके शानदार सियासी वापसी लचक और अवाम की मर्जी का सबूत है। उनके पहले दौर में अमेरिका और पाकिस्तान ने बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत वर्किंग रिलेशनशिप का लुत्फ उठाया था। जैसे ही वो दोबारा ओहदा संभालेंगे, हम मुंतजिर हैं कि उनकी इंतजामिया जमहूरी असूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी वाबस्तगी की तौसीक करे, खासतौर पर इन खित्तों में जहां आमरियत और उन अक़दार को कमजोर करने का खतरा रखती है। और एक जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुफाद में है और हम इस तवाज़ुन को बहाल करने के लिए जोर देते रहेंगे। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से वो किरदार अदा करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको कह चुका हूं और मुतअद्दिद मर्तबा कह चुका हूं कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि शकील आफरीदी की तरह इमरान खान के हवाले से भी अमेरिका को दो टोक जवाब दे दिया जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट का। तो ये भी
आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है। ये दरख्वास्त दायर की गई पीटीआई के रहनुमा राजा बिशारत की तरफ से, और राजा बिशारत ने जो है वो ये जो दरख्वास्त दायर की है, उसमें कहा गया है कि यह दरख्वास्त 22 सितंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संगीन खिलाफ वर्जी है। जी नाज़रीन, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच ने फैसला सुनाया था कि कोई भी सरकारी मनसब पर बैठने वाला सरकारी वसाइल से अपनी जाती तशहीर नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इन फील्ड है, और उसके बावजूद मरियम नवाज ने जिस तरीके से इश्तिहारी मुहिम चलाई, जिस तरीके से 70 सफहात पर मुहिम चली, जिस तरीके से डिजिटल फोरम पर या डिजिटल मीडिया पर जिस तरीके से इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, मुख्तलिफ जरीदों को, अखबारात को, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और इस हवाले से जो ये दरख्वास्त 184(3) के तहत दाखिल की गई है। अब यकीनन ये दरख्वास्त जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। अब देखना ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस जारी करता है या नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मामला होगा, चल के आगे देखते हैं कि क्या बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि हुकूमत ने ठान ली है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद करने के हवाले से, और वो समझते हैं कि हर सूरत में हमको यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना है। वजीर आजम को उस वक्त ख्याल क्यों ना आया जब उन्होंने बेधरे जो खजाने के मुंह खोल दिए और जजेस को अपनी हिमायत में करने के लिए उनकी तनख्वाहों में, उनके जो दीगर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं उनमें बेतहाशा इजाफा कर दिया गया था, और फिर काबीना का एक लश्कर भर्ती कर दिया गया था, और फिर अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेदरे इजाफा कर दिया गया था, और फिर पीआईए की निजकारी में इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर पाकिस्तान स्टील की निजकारी में इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और इस वक्त क्योंकि आसान है यूटिलिटी स्टोर्स को कारपोरेशन को निजकारी के जरिए बंद करने का मंसूबा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ एक बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो यहाँ कारोबार करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज उन्होंने जो है रमजान पैकेज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया, और उस खिताब के मौके पर अपने ही इदारे पर जिस तरीके से उन्होंने इल्जामात आयद किए वो अपने आप में बहुत ही घिनौने हैं। उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़वा रहे हैं, यानी वो उस यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़वा रहे हैं जिस यूटिलिटी स्टोर्स के 20 अरब रुपए अपने नीचे रख के बैठे हुए हैं, जिस यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के 12 अरब रुपए एफबीआर अपने नीचे रख के बैठी हुई है, जिस यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने कभी इनसे तनख्वाहें नहीं ली, उल्टा हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ वो तक इन मुलाजमीन को नहीं दिया गया। आगे कह रहे हैं कि इन्हें बेहतर बनाकर इनकी निजकारी की जाएगी। इस साल रमजान पैकेज के लिए लाइनें नहीं लगेंगी, बल्कि बाइज्जत तौर पर लोगों को डिजिटल वॉलेट से रिलीफ मिल जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की जाती थी, अब निजाम बन चुका है, और इस रमजान पैकेज की निगरानी भी की जाएगी। तो नाज़रीन, वजीर आजम के इन ख्यालात के मुतालिक जब हमने रब्ता हमारा हो चुका है सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब से, सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब इस वक्त जो वजीर आजम साहब का स्टेटमेंट है जो आज उन्होंने रमजान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर दिया है, खिताब करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो आप सुन चुके होंगे। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या जो वजीर आजम कह रहे हैं उसमें वो इस तरह क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, और क्या ये बातें दुरुस्त हैं? शुक्रिया नवाज साहब, आपने जो क्वेश्चन किया मैं समझता हूँ इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला हिस्सा तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के इतने बड़े मनसब पर बैठी हुई शख्सियत को इस किस्म का बयान ज़ेब नहीं देता। दूसरी बात ये कहना कि इस इदारे में करप्शन है और इससे हम जान छुड़ा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतहाई कमज़ोर तरीन बयान है। अगर इस इदारे में करप्शन है तो मेहरबानी करें और इसके लिए जो है इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करें। अगर कोई करप्शन हुई है उनके ज़िम्मेदारों को करार वाकई सजा दें। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले साल के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जनाब करप्शन हुई है, तो पिछले साल वज़ीर आज़म साहब और उनकी पूरी काबीना बाकायदा इस इदारे की जो तारीफ़ें बयान कर रहे थे वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप मीडिया के रिकॉर्ड से वो चीज़ें निकाल कर देख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना बयान है और इसकी पुरजोर मैं मजम्मत करता हूँ, और मैं दोबारा ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि बजाय इस किस्म के इल्ज़ाम तराशियों के और मीडिया बयानात के आपके पास इख्तियार है, आप इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें।
शाह साहब, जो कुछ आप फरमा रहे हैं ठीक है, ये बेहतर होगा, लेकिन इस वक्त अपना वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर ने भी सहाफियों से बातचीत की है। पहले जरा मैं आपको बता देता हूं कि राना तनवीर ने क्या कहा है, उसके बाद आप मेरे ख्याल में आपके लिए जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा था। यूटिलिटी स्टोर्स पर बद इंतजामी भी थी, क्वालिटी भी बेहतर नहीं थी और वजीर आजम को इस हवाले से बहुत शिकायत भी थी। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को कहा है कि अपना फाइनेंशियल मॉडल ठीक करें। यूटिलिटी स्टोर मैन्युफैक्चरर्स या मिल्क मालकान से खरीदारी के वक्त डिस्काउंट लें। वफाकी वजीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा है कि वो सब्सिडी के बगैर अशिया पर 15% रियायत देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर क्वालिटी चेक की है, बेहतर मयार है, कीमत भी बाजार से सस्ती है। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स को ज्यादा काम करना चाहिए, चीनी की कीमत भी कम करें। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है जो फरमा रहे हैं राना तनवीर साहब? जी, आपने राना साहब के हवाले से कहा है, कल उन्होंने हमारे एक यूटिलिटी स्टोर पर आए, तशरीफ़ लाए और वहाँ जो है उन्होंने इफ्तिताह किया रमज़ान रिलीफ पैकेज का, जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने अपने तौर पर अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया, बल्कि वज़ीर आज़म साहब के बयान की नफ़ी कर दी कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मेयारी अशिया नहीं मिलती। और उन्होंने बाज़ाब्ता ख़ुद मेयार भी चेक किया और क्वालिटी चेक की और उसकी तारीफ़ भी की, और ये भी बयान किया कि ये बाज़ार से सस्ती चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब के बयान की भी नफ़ी है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि देखें, मिनिस्टर साहब गुज़िश्ता 2 महीनों से पार्लियामेंट के फ्लोर पर और मीडिया पर बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहे हैं और ये उनको जेब नहीं देता। ये एक इदारा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन अवाम की खिदमत के लिए बना है और इसकी निजकारी जो है सिर्फ यही नहीं कि यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का जो है माशी कत्ल है, बल्कि अगर इसकी प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम के पास कोई दूसरा ऐसा अदारा मौजूद नहीं है जो ग्रां फरोशों से और माफिया के ख़िलाफ़ उनको रिलीफ फराहम कर सके। दूसरा, पाकिस्तान में कोई दूसरा ऐसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला अदारा मौजूद नहीं है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को अगर बंद किया गया तो एक तो पाकिस्तान में कुदरती आफात के वक्त किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने वाला अदारा ख़त्म हो जाएगा और दूसरा अवाम को ग्रां फरोशों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लिहाजा हमारे हुक्मरानों को भी और खुसूसी तौर पर, क्योंकि राना तनवीर साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उनको इस सूरत हाल को देखना चाहिए और इस किस्म की बयानबाजी से और इस इदारे को ख़त्म करने के हवाले से जो वो बयानबाजियाँ कर रहे हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। और राना तनवीर साहब से मैं ज़रूर ये कहूँगा कि राना तनवीर साहब, आपने जो हमसे वादा किया था उसके पास रखें और जो पार्लियामेंट में आपने बयान दिया था उसका भी पास रखें। यही वक्त का तकाजा है और यही इंसाफ का तकाजा है। लेकिन शाह जी, वजीर आजम और वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर की तरफ से जिस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, क्या ये इल्जाम काफी हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने के हवाले से? देखें जी, जो इल्ज़ामात वज़ीर आज़म साहब की तरफ से लगे या जो राना तनवीर साहब की तरफ से लगे, मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ामात जो है ना तो यूटिलिटी स्टोर को ख़त्म करने के लिए और ना ही इसकी निजकारी करने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा हुकूमत को इस हवाले से जो है इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा जी, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि 4 मार्च को धरने के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तैयारी किस कदर है और कितनी है, या क्या आप भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर रमजान शरीफ भी है, रमजान मुबारक भी है और फिर ये सारा मामला, तो इन चीजों को, तमाम चीजों को किस तरह मैनेज करेंगे, किस कदर आपकी तैयारी हो चुकी है? तो जनाब यानी देखें, हमारा पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टोर्स हैं वो तमाम बंद रहेंगे और तमाम मुलाज़िमीन अपने अहल खाना के साथ इस्लामाबाद 4 मार्च को पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे और इंशाअल्लाह हेड ऑफिस में हम जमा होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते उस वक्त तक जो है हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने रहेंगे। और हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को और हुकूमत वक्त को हालात की नज़ाकत को समझना चाहिए और बिला वजह के इल्ज़ामात के बजाय फैक्ट्स पर आना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करें और साथ ही में जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाज़मीन हैं
ان کے جتنے جائز مطالبات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. ہمارے جو ڈیلی ویجز ملازمین انہوں نے غیر قانونی طور پر برطرف کیے ہیں ان کو واپس لیا جائے. ہمارے جو ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے اس کو پوری طور پر حل کیا جائے اور ان کی ادائیگی کی جائے. ہمارے سیکٹ ملازمین کا جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور میں ایک اور ڈیمانڈ آپ کے تھرو وزیر اعظم صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اور ہم نے اس کی تحریری طور پر بھی ان کو اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں حکومتی نمائندگان، منسٹری کے نمائندگان، ہمارے بورڈ کے نمائندگان، ہماری مینجمنٹ کے نمائندگان اور ہماری یونینز کے نمائندگان کو بٹھا کر ایک پورا ایک ایسا پلان بنایا جائے جو اس ادارے کو چلانے کے لیے بہتر ترتیب دیا جا سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو احتسابی نظام ہے اس کو بھی بے شک جاری رکھا جائے اور احتساب بھی کیا جائے. ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ جب تک جزا اور سزا نہیں ہوگی تو ادارے نہیں چل سکتے. لیکن اس قسم کے بیانات جو ایک کمرشل ادارہ جس کے ساتھ ہزاروں وینڈرز تعلق رکھتے ہیں اور جن کا سرمایہ اس ادارے کے اندر لگا ہوا ہے، اس قسم کے بیانات ان کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس ادارے کا چلتے ہوئے ادارے کا کاروبار جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور اس کاروبار کو خراب نہ کیا جائے. جیسے دیکھیں جی ہمارا یہ رمضان پہلا رمضان ہے جس میں حکومتی سبسڈی اس میں شامل نہیں ہے. ہم بغیر سبسڈی کے بھی عوام کو بہتر ریلیف فراہم کر سکتے تھے. اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن حکومت کی بیان بازیوں کی وجہ سے بہت سے وینڈر جو ہیں ہمیں سامان دینے سے خائف ہو چکے ہیں کہ کہیں ہمارا سرمایہ نہ ڈوب جائے. تو میں دوبارہ آپ کی توسط سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اور اس قسم کی بیان بازی سے اجتناب کرتے ہوئے حالات کی نزاکت کو سمجھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے مسائل کو حل کریں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم آخری حد تک آئیں گے تو پھر یہاں ہی رہیں گے اور اپنا حق لے کر ہی اٹھیں گے، ورنہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے اپنا وقت دیا. لیکن ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں وہ نہتے ہیں، وہ تنہا ہیں اور اس وقت ان کو کسی کی پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہاں پر بہت افسوس کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، JUI ان تینوں کا جو ایک منافقانہ کردار سامنے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید حکومت یا تو اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر اندرون خانہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیم پیج پر ہے. گزشتہ روز میں نے خود بات کی تھی شاہجہ مری صاحبہ سے اور ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو جو وزراء کا لشکر تو بھرتی کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ مزدور بہت بھاری لگ رہے ہیں. لیکن عملی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس وقت تک کسی بھی فورم پر کوئی بڑی بہت ایک توانا قسم کی آواز نہیں اٹھائی گئی، نہ ہی کوئی توانا قسم کا احتجاج کیا گیا ہے تاکہ حکومت کو ایک ویک اپ کال مل سکے یا پھر حکومت کو ایک یوں سمجھ لیں کہ چٹکی کاٹی جائے، ان کو اٹینشن دلوائی جائے کہ بھائی آپ بہت آگے جا رہے ہیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کے ملازمین سے کام لینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے جو ایک ہوتا ہے مردہ، اس مردے کی ہڈیوں سے گوشت کے آخری ریشے بھی حکومت نوچنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہاں پر پھر مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت اگر PTI ساتھ نہیں دیتی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی، سب سے اہم قوت پاکستان کی پولیٹیکل وہ ہے JUI اگر وہ بھی ساتھ نہیں دیتی، اگر ملک کی دیگر پولیٹیکل فورسز بھی ساتھ نہیں دیتی تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت اگر یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کے ملازمین کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف ان کا اپنا اتحاد ہے. جن ناظرین، جن ان کے اہل خانہ نے، جن جو ہے وہ ان کے ورثاء نے اتنے برسوں تک بیٹھ کر ان کے اسی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن سے کھایا ہے، اپنے بچوں کا گزر سفر کیا ہے، آج ان کے اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ وہ گھر پر مت بیٹھیں، وہ گھر پر مت بیٹھیں. یہ گھر پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کو اور آپ اپنے جو آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، جس پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو کل اسی تنخواہ سے آپ کے گھر کو چلا رہا تھا، آج اس کو اور اس ادارے کو آپ کے ساتھ کی، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اور پاکستان کو بچانے، پاکستان یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کو بچانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی پڑے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.